संधान ऑल गुजरात इंटीग्रेटेड क्लासरूम સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન। नमस्कार, मैं आरजे पुजारी, कोऑर्डिनेशन हिंदी विषय में संधान के इस व्याख्यान माला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले साल की तरह इस साल भी हम हिंदी विषय के विविध विषयों को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। पिछले साल हिंदी भाषा साहित्य से जुड़े कई पहलुओं को हमने जो है इस व्याख्यान माला के अंतर्गत संकलित किया था। इस साल भी हम हिंदी भाषा साहित्य व्याकरण समीक्षा आदि कई विषयों को ध्यान में रख कर के जो विषय के मुद्दे हमने चुने हैं वो सब पूरे साल आपके साथ हर गुरुवार 9 से 10 के बीच में यहाँ से प्रसारित करेंगे। इस व्याख्यान माला में जो भी विषय हमने पसंद किए हैं वो विषय पूरे गुजरात को ध्यान में रखकर हमने पसंद किए हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी, उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी, कच्छ भुज, सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात, सभी यूनिवर्सिटियों के सिलेबस को हमने देखा, उसका अध्ययन किया। उस सिलेबस में हमने देखा कि जिन यूनिवर्सिटियों में जो जो विषय चल रहे हैं उन सभी का समावेश हो सके ऐसे विषय हमने चुने, ऐसे विषय हमने बनाए। कहानियों के क्षेत्र में तो कुछ चर्चित कहानियाँ हमने रखी। भाषा विज्ञान के लिए तो भाषा विज्ञान के 2-3 मुद्दे हमने रखे। उपन्यासों को हमने ध्यान में रखा। समीक्षा, व्याकरण, विमर्श जो आज के दौर में चल रहे हैं उन विमर्शों को भी मद्देनज़र रखते हुए हमने कुछ टॉपिक बनाए। एक नई चीज़ हमने शामिल की इस व्याख्यान माला में, हिंदी कथा साहित्य के आधार पर जो फिल्में बनी हैं उन पर भी एक व्याख्यान हमने रखा है। और उन फिल्मों के कैसे जब साहित्य की चीज़ें फिल्मों में जाती हैं तो उनमें क्या परिवर्तन होता है और कैसे चीज़ें बदलती हैं या कैसे और प्रभावशाली बनती हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखकर हमने कई चीज़ें, लगभग 40 लेक्चर पूरे साल के दौरान जो हमने बनाए हैं उनमें यही कोशिश की है कि हर यूनिवर्सिटी में जो भी सिलेबस चलता है उस सिलेबस को ध्यान में रखकर सभी यूनिवर्सिटियों के विद्यार्थियों को फ़ायदा पहुँचे। विषय के अनुरूप हम हर सप्ताह जो है उस विषय से जुड़े हुए विद्वानों को अपने साथ लाते हैं। आज 2012 और 13 वर्ष का ये पहला व्याख्यान है और पहले व्याख्यान में हमने भाषा को केंद्र में रखा है। भाषा क्या है, भाषा का क्या अर्थ होता है, उसका क्या स्वरूप है, उसकी क्या प्रवृत्तियां हैं, उसका क्या योगदान है, महत्व है, ये सारी चीज़ें आज इस भाषा के व्याख्यान से आप तक पहुँचेंगी। पिछले साल की तरह मैं आशा करता हूं कि इस साल भी विद्यार्थी जो हैं इस व्याख्यान माला से काफ़ी लाभान्वित होंगे। भाषा की चर्चा करने के लिए आज स्टूडियो में मेरे साथ जो विद्वागण उपस्थित हैं उनमें आप डॉक्टर सुनील कुमार, जो केंद्रीय हिंदी संस्थान के अहमदाबाद केंद्र के संयोजक हैं और भाषा विज्ञान पर आपका विशेष कार्य है, तो भाषा के लिए मैं डॉक्टर साहब आपका स्वागत करता हूँ स्टूडियो में। और दूसरे विद्वान आप देख रहे हैं डॉक्टर हृदयानंद पांडे जी, जो अहमदाबाद की एसवी आर्ट्स कॉलेज में हिंदी के विभाग में कार्य करते हैं और भाषा विज्ञान पर अपनी महारत रखते हैं। तो भाषा, उसका अर्थ, उसका स्वरूप और भाषा पर और विशेष जानकारी के लिए आप 2 विद्वानों का मैं पुनः यहाँ स्वागत करता हूँ। और मैं ये भी आशा रखता हूँ कि आज के इस व्याख्यान से हमारा इस संधान का और संधान के माध्यम से विद्यार्थियों का एक जो शिक्षा के क्षेत्र में जो संधान की गतिविधि है, इसका ज़रूर सारे लोग लाभ लेंगे, विद्यार्थी हमारे लाभान्वित होंगे।
इसी के साथ मैं पुनः वर्ष भर के लिए इस व्याख्यान माला के अंतर्गत होने वाले व्याख्यानों के लिए, विद्वानों के लिए आप सभी का स्वागत करता हूं और जो है धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोग आते हैं और हमारे इस व्याख्यान माला को और अच्छा बनाते हैं और विद्यार्थियों को लाभान्वित करते हैं, शिक्षा में अपना योगदान देते हैं। तो विषय पर सीधे आके, समय हमारे पास कमी होती है तो मैं विशेष चर्चा जब भी बार बार आएंगे आगे तब करते रहेंगे, लेकिन आज जिस विषय को लेकर हम हैं आपके सामने उस विषय से सीधे जुड़ते हैं और विषय पर बात करने के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर पांडे जी से जो है निवेदन करता हूं कि पांडे जी आपने ये बात इस चीज़ से शुरू करें। पांडे जी। धन्यवाद पुजारी जी, ये आपका बड़प्पन है। हम लोग इस अगाध समुद्र में 2-4 बूंदें अगर ले लेते हैं और वो आपके पास पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसमें ही धन्यता अनुभव करते हैं। आपकी महानता है कि इतनी सारी बातें आप हम लोगों के बारे में इतने अच्छी राय रखते हैं। ठीक है, आज के सीधे विषय पर हम आते हैं। भाषा क्या है? आप जानते हैं कि हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं और अपने व्यवहारों को अनेक तरह से व्यक्त करते हैं। पढ़ा लिखा समुदाय है, सुशिक्षित समुदाय है, अशिक्षित समुदाय है। मानव वर्ग जो है वो अपने विचारों को, भावों को अपने दूसरे इष्ट मित्रों के पास, दूसरों के पास अनेक माध्यमों से प्रेषित करता है। उसमें कई बार ये महसूस होता है, जैसे मान लीजिए कि शादी प्रसंग का अवसर है तो कोई पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से निमंत्रण पत्र भेजता है, कोई चावल या कुमकुम या दूसरे और माध्यमों से वहाँ संदेश भेजता है। भेजने वाले के भाव को जिसके यहाँ भी पहुँचा है वो लोग समझते हैं। हम किसी चीज़ को अपनी 5 इंद्रियों, चाहे वो श्रवणेंद्रिय हो, चाहे स्पर्शेंद्रिय हो, चाहे घ्राणेंद्रिय हो, हम हर माध्यम से 5 इंद्रियों के माध्यम से, चाहे वो देखकर, चाहे वो सुनकर, चाहे वो स्पर्श करके, चाहे स्वाद ले करके, सूंघ करके, कैसे भी उसे समझ लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं, व्यवहार में भी देखिए, एक ट्रेन चल रही है, उस ट्रेन में आप देखते हैं कि हरी बत्ती है, लाल बत्ती है, दूसरी और सब चीज़ें हैं जिससे हम समझ लेते हैं। तो क्या भाषा को हम इतने विस्तार से, इतने बड़े स्तर पर उसको समझें? अगर ऐसी बात करेंगे और ऐसे समझने की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि ये परिभाषा एक बहुत विस्तृत फलक को लेकर के चलेगी और जो बहुत उचित नहीं रहेगा। विद्वानों ने इस पर बहुत विचार विमर्श किया है। जब इसमें ये दोष आ जाएगा यत्ता का और कोई चीज़ सीमित अर्थ देने लगती है, कोई बहुत बृहद अर्थ देने लगती है, तो दोनों पर विचार करना पड़ता है। प्राचीन काल से ही हमारे विद्वानों ने, चाहे वो संस्कृत के रहे हों, चाहे पाश्चात्य विद्वान रहे हों, चाहे आधुनिक भारतीय विद्वान रहे हों, सबने इस पर बहुत विस्तार से विचार किया है और उस विचार में जो उन्होंने जो कुछ भी हमारे सामने रखा है वह आप उन परिभाषाओं को और उसे समझने के लिए मैं चाहूँगा कि हमारे मित्र डॉक्टर सुनील कुमार जी इस पर प्रकाश डालें और बताएं कि आधुनिक अर्थ में, जो बृहत्तर अर्थ की बात रही, आधुनिक अर्थ में भाषा का क्या अर्थ है, सार संकलन क्या है, सार संचय क्या है, और उसको ज़रा खोल करके बताने की कृपा करेंगे। डॉक्टर सुनील जी।
धन्यवाद पांडे जी। आज का मुद्दा भाषा, अर्थ और स्वरूप, इसे हम बहुत ही तकनीकी अथवा पुस्तकीय ढंग से न लेकर के सहज रूप में छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जब भाषा की बात आती है तो प्रश्न ये है कि आखिर है क्या। हम जो भाषते हैं, जो उच्चारण करते हैं, जो हमारे मुख से निकलता है, और यदि वह किसी सार्थक रूप में किसी दूसरे तक पहुंचता है और जो हम कहना चाहते हैं यदि उस चीज़ को सामने वाला समझता है, तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से वो भाषा है। ऐसे ध्वनि संकेत, ऐसा वाच्य, ऐसा कथन जो निरर्थक हो सकता है, वह भाषा की श्रेणी में नहीं आता है। संस्कृत में कहा गया कि भाष्यते व्यक्तवाग रूपेण अभिव्यक्ते इति भाषा। अर्थ है कि व्यक्त वाणी के रूप में जिस भाव की अभिव्यक्ति होती है वह भाषा है। मतलब हमने जो कहा और वह अभिव्यक्त हुआ, अभिव्यक्ति का मतलब हमने जो कहना चाहा वो कह दिया, और उसको यदि उस रूप में समझ लिया गया तब वह वाणी है, भाषा है। भाषा तब सार्थक है, मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ, सामने एक फ्रेंच विद्वान जिसे हिंदी नहीं आती वह बैठा हो और मैं कहता रहूँ, यह भाषा है। लेकिन हम दो जो बैठे हैं उस संप्रेषण की पूर्णता हिंदी के माध्यम से उस फ्रेंच विद्वान के साथ पूरी नहीं होती है, अतः यह अपूर्ण अभिव्यक्ति है। और आपसे मैं बताऊं कि भाषा का कोई एक निश्चित स्वरूप नहीं है। हम हिंदी में जिस स्वरूप की परिकल्पना करते हैं, विचार करते हैं, वैसा संस्कृत से भिन्न हो जाता है, अवेस्ता से भिन्न हो जाता है, अंग्रेजी से भिन्न हो जाता है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, आपकी गुजराती, इन सब में स्वरूपगत भिन्नता मिल जाएगी। तो कहने का अभिप्राय यह है कि भाषा वह है जिसके माध्यम से कोई समाज अपने अभिव्यक्तिक स्वरूप को पूर्ण कर लेता हो, अर्थात अपने विचारों का आदान प्रदान यदि वह कर लेता है किसी भाषा के माध्यम से, तो वह उस समाज की भाषा हो जाती है। अंग्रेजी में कहा, ए लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल बाय मीन्स ऑफ विच ए सोशल ग्रुप कोऑपरेट। मतलब ये कि भाषा सार्थक यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से कोई भी समाज परस्पर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। वह भले हिंदी है, गुजराती है, मराठी है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, या जो भी है, और सबकी अपनी अपनी व्यवस्था होती है, सबका स्वरूपगत भेद होता है, लेकिन अर्थगत भेद नहीं होता है। अर्थगत भेद मतलब ये कि अगर अंग्रेजी में कोई संप्रेषण पूर्ण हो रहा है तो वहाँ जो अर्थ कहने वाला अभिव्यक्त करना चाहता है वो सुनने वाला उसे समझ रहा है, तो उस अर्थ की पूर्णता मतलब संप्रेषण की पूर्णता हुई। मैंने कहा, आपने सुना, और जो मैंने कहना चाहा वो आपने समझ लिया, तो यह अपने आप में एक भाषा बनी। और प्रत्येक समाज ने आदिकाल से अपनी अपनी व्यवस्थाओं के अनुरूप अपनी अपनी भाषा का निर्माण किया है। यह इसलिए एक नहीं है क्योंकि प्रत्येक समाज की भौगोलिक सीमाएं अलग हैं और आवश्यकताएं अलग हैं, उनका आचार और व्यवहार अलग है, अतः भाषागत स्वरूप भी उनकी आवश्यकताओं और भौगोलिक आधार के धरातल पर अलग हो जाता है। तो ये तो एक तरह से हमने माना कि भाषा जो है क्या है ना, भाषा वह है जिसके माध्यम से कोई भी समाज, चाहे हिंदी भाषी हो, गुजराती भाषी हो, अपनी
वैचारिक अभिव्यक्ति का आदान प्रदान कर लेता है। अब आता है उसका स्वरूप कैसा हो, मतलब लक्षण क्या है उसके। भाषा अपने आप में यादृच्छिक है, क्योंकि जैसा हमने चाहा है वैसा बनाया है। उसके लिपि संकेत हमारी व्यवस्था ने बनाए हैं, जैसे हिंदी में है गुजराती में नहीं है। का को जैसे गुजराती में बनाया जाता है वैसे हिंदी में नहीं बनाया जाता, और जिस प्रकार से अंग्रेजी में बनाया जाता है उस प्रकार से हिंदी में नहीं बनता। फ्रेंच, गाथिक, लैटिन सब में अलग अलग है। तो इस आधार पर यह यादृच्छिक हुई। सार्थक का मतलब है उसमें सार्थकता होनी चाहिए। सार्थक जो हमने कहा है उसका अर्थ हो, निरर्थक ना हो और संप्रेषणीयता को पूर्ण करने की क्षमता हो। यह सभी भाषाओं में है, हिंदी में भी है, आपकी गुजराती में भी है। यह अपने आप में जो दूसरे हमारे अर्थगत संप्रेषण के माध्यम हैं उनसे भिन्न है। जैसे आने के लिए कोई अलग संकेत है, जाने के लिए कोई अलग संकेत है। ये जो सब चीज़ें हैं यह भाषागत सार्थकता का पक्ष हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। इसलिए भाषा जो है अपने आप में सार्थक होनी चाहिए, यादृच्छिक उसका जो है उसका एक गुण है, और परिवर्तनीयता मतलब भाषा, हिंदी भाषा या गुजराती भाषा, यहाँ गुजराती समाज है तो गुजराती में जैसे सौराष्ट्री है, कच्छी है ना, काठियावाड़ी है, जो अब से 50 साल पहले रूप रहा होगा वो निश्चित रूप से आज बदल चुका है। उसमें हिंदी के, अंग्रेजी के, मराठी के, या यहाँ से मिलता हुआ मध्य प्रदेश है और राजस्थान है, उन सब के गुणों को अपने आप में आत्मसात करता हुआ चलता है, और वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तीसरी चीज़ कि उसमें उत्पादन क्षमता होनी चाहिए। जो हम कहना चाहते हैं, कल जिसकी आवश्यकता नहीं थी और आज है, तो वह उस आवश्यकता की पूर्ति करता हो। अर्थात जो हम चाहते हैं, नया करना चाहते हैं, उस भाषा के माध्यम से वह हो जाना चाहिए। परिवर्तनीयता, आज जैसा आधुनिक युग है, जैसे साधन आज उपलब्ध हैं, उनके माध्यम से भाषा में परिवर्तन निश्चित है। जिन शब्दों की आवश्यकता 10-5 साल पहले हुआ करती थी और जिनकी नहीं थी आज हो गई है, तो वो आज समाहित कर लिए गए हैं, और जिनकी आवश्यकता नहीं रही उनका उपयोग कम हो गया है और उनकी आवृत्ति घट गई है। ध्वन्यात्मक रूप से लेकर के आपके अर्थगत रूप तक में परिवर्तन आता है, वाक्य संरचना में परिवर्तन आता है, आपके पद में परिवर्तन आ जाता है। ये सारी चीज़ें हमें भाषा में देखने को मिलती हैं। तीसरी चीज़ ये कि जैसा हम मानते हैं सामाजिक वस्तु है, अर्थात एक व्यक्ति को भाषा की ज़रूरत नहीं पड़ती। भाषा की आवश्यकता तब पड़ती है जब हम समूह विशेष में आते हैं। हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति अपने आप कर सकते हैं बिना अपने आप से कुछ कहे, लेकिन यदि हम किसी कार्य की पूर्ति किसी दूसरे से चाहते हैं तब हम किसी भाषा का सहारा लेते हैं। अतः स्पष्ट है कि भाषा एक सामाजिक वस्तु है। उसका जो कॉन्सेप्ट है, जो उसका हमने आधार लिया, वो ये कि समाज में जब हम जाएं और किन्हीं संकेतों के माध्यम से, आने के लिए ऐसे कहें, जाने के लिए ऐसे कहें, उठने के लिए ऐसे कहें, बैठने के लिए ऐसे कहें, ये संकेत हो सकते हैं, लेकिन कितने संकेत होंगे? संकेतों का अभाव हो जाएगा और अभिव्यक्ति के लिए उनकी कमी महसूस होगी। अतः हमें ऐसी एक व्यवस्था की ज़रूरत उत्पन्न हुई जिसके माध्यम से हम अधिक से अधिक, या यूं कहें कि सब कुछ अभिव्यक्त कर सकें और हम अपनी पूर्ति उसके माध्यम से हर तरह से कर सकें। तो उसके लिए सबसे बड़ा माध्यम जो है वह भाषा है। भाषा के बिना समाज ही नहीं, वैश्विक व्यवस्था अधूरी है। आप मानिए कि जब हम बाजार में होते हैं, जब हम शिक्षा कर रहे होते हैं, अध्यापन कार्य कर रहे होते हैं, या कोई दूसरा व्यवसाय कर रहे होते हैं, तब हम किसी भी कार्य को निपटाने के लिए, पूर्ण करने के लिए एक भाषा का सहारा लेते हैं। और वह काम तब होता है जब हमारी भाषा पूर्ण रूप से दूसरा समझ पाता है, अर्थात एक
व्यवस्था के अंतर्गत हम चलते हैं, और वह व्यवस्था है सबसे बड़ी, समाज को इकट्ठा करने की, उससे काम लेने की, वो भाषा आती है। आप जिस विज्ञान की या किन्हीं अनुशासनों की बात करें, भाषा की करें, भूगोल की करें, या जिसकी भी करें, आपने कोई आविष्कार किया, वह आविष्कार क्या है, उसके लाभ और हानि क्या है, वह विज्ञान नहीं बता सकता। वो आपका जो आविष्कार है आपके सामने रखता है, आविष्कार कैसे हुआ, उपयोगिता क्या होने वाली है, और उसके जो संदर्भ हैं सामाजिक हितों के लिए, उनके जो उपयोग हैं जो विभिन्न प्रकार से हैं, उनके विश्लेषण के लिए एकमात्र आधार हमारे पास भाषा होती है। अतः हम कह सकते हैं कि मानवीय अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा और एकमात्र संपूर्ण माध्यम भाषा ही है। विज्ञान हो या शास्त्र हो, उसको मूर्त रूप से पहचान दिलाने के लिए, अर्थ देने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए हमें भाषा की अंतोगत्वा आखिरकार जरूरत पड़ती है ना। तो ये भाषा के गुण हैं। परिवर्तनशीलता उसका गुण है या लक्षण कहें, वह पैतृक संपत्ति नहीं होती। आप हिंदी समाज में बच्चा पैदा हो और उसको तमिल भाषा समाज में छोड़ दें तो वह हिंदी नहीं जानेगा, तमिल भाषा को जानेगा, फ्रेंच में छोड़ देंगे तो फ्रेंच को जानेगा। इसलिए यह कोई ऐसी संपत्ति नहीं है पैदाइशी कि हम ट्रांसफ़र कर दें या ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाती हो, यह अर्जित है। ऐसा भी नहीं है कि मैं या कोई जिस समाज में पैदा हो और वह उतना ही आधिकारिक वक्ता हो जितने के दूसरे। आप जितना श्रम उस भाषा पर करते हैं, जितना अर्जन उसका करते हैं, वह उतनी आपके साथ उस ही सामर्थ्य से जुड़ती है। जितना नहीं करते उतनी नहीं जुड़ती। परिवर्तनशीलता, मान लीजिए कि हम कहें कि आज मुझे एक गिलास यहाँ पानी दे दीजिए, तो गिलास कोई हिंदी का शब्द नहीं है, भारतीय भाषा का शब्द नहीं है। गिलास माने तो कांच होता है और हम कांच नहीं मांग रहे हैं, हम सीधे सीधे पानी मांग रहे हैं। तो यह परिवर्तनशीलता में आया। हमें कार चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें घर चाहिए, फ्लैट चाहिए। पहले निवास हुआ करते थे, आश्रम हुआ करते थे, अब वो फ्लैट हो गए हैं। तो यह भाषा की परिवर्तनशीलता है और यह उच्चारणिक भी होती है। मान लीजिए जैसे अ एक ध्वनि है, वह आगत हो गई है डॉक्टर का, अंग्रेजी से डॉक्टर का जो अ है वह आगत स्वरों में आता है। तो यह भी परिवर्तनशीलता है, यह अर्थ तक जाती है। मान लीजिए हम जो पाखंड जिसकी बात करते हैं, पाखंड माने अब हो गया है एक ऐसा कार्य जो ढोंग जैसा हो या ढोंगी हो या मतलब उचित ना हो, लेकिन पाखंड जो है अपने आप में पुराने समय में एक ऐसी प्रक्रिया थी जो अच्छाई के लिए की जाती थी। महाराजा ना रह करके रसोईया जैसे हो गया, तो यह भी अर्थगत परिवर्तनशीलता है। और महामहिम कई बार बहुत अच्छे शब्दों में प्रयोग होता है और कई बार ऐसों के लिए भी प्रयोग हो जाता है जिनका हम कोई दूसरा शब्द प्रयोग नहीं करना चाहते हैं और वह उचित नहीं होता है। इस तरह से यह उसके गुण में आता है। दूसरे, इसकी एक भौगोलिक सीमा है। मान लीजिए आप हिंदी या यहाँ गुजरात है, गुजराती के संदर्भ में देख लें, ऐसे ही हिंदी के में भी आता है कि ये मतलब जो है ब्रज क्षेत्र की हिंदी है, यह आपकी अवधी है या बघेली है या छत्तीसगढ़ी है, इस तरह से ये राजस्थानी है। हाँ, तो ये सब उसमें आता है। यही जैसे आपकी कच्छी है, सौराष्ट्री है, काठियावाड़ी है, तो ये भौगोलिक है। जैसे तो सारा गुजरात है, आप सारा गुजराती मानते हैं, लेकिन काठियावाड़ी गुजराती और सौराष्ट्री गुजराती में बहुत अंतर हो जाता है। तो एक भौगोलिक सीमा निश्चित रूप से प्रत्येक भाषा की होती है, हिंदी की भी उसी तरह से मानी जानी चाहिए। दूसरे, ये जो कठिन से सरल होना, यह भाषा का गुण है। एक शब्द है मध्यधार, हम आज भी प्रयोग करते हैं, और उसका हुआ मझधार। ऐसे ही चर्म था और चर्म से चम हुआ, फिर चाम हुआ, सर्प से सप हो गया, सांप हो गया। जितनी सहजता सांप कहने में होती है उतनी सर्प कहने में नहीं होती है। तो इस तरह से भाषा निरंतर गतिशील भी रहती है,
कठिन से सरल की ओर भी जाती है, ये माना जा सकता है। और अभी तक का भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण इसी के पक्ष में है। तीसरी चीज़ है कि स्थूल, जो एक मोटा रूप है। भाषा पहले हमने थोड़े उपयोग के लिए बनाई। ऐसा नहीं था कि जब हमने भाषा का आविष्कार किया होगा तो जितना शब्द भंडार हिंदी का आज है या संस्कृत का आज है, पहले ही दिन उतना हो गया। जैसे जैसे आविष्कार बढ़ते गए, आवश्यकता बढ़ती गई, प्रयोग बढ़ते गए, संदर्भ बढ़ते गए, समाज से जुड़ते गए, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन हमारा बढ़ता गया, उस तरह से शब्दावली का निर्माण आगे आगे होता गया। और उसकी आवश्यकताएं, उसके जितने परिवर्तन थे ध्वन्यात्मक भी, वो सब होते चले गए। तो ये एक हम कह सकते हैं कि जो स्थूल रूप है, मोटा रूप है, उससे सूक्ष्म की तरफ चली जाती है। हम पहले भाषा, फिर उसके उपयोग, फिर उसके संदर्भ, फिर उसके जो अर्थ हैं, फिर उसके अन्यार्थ प्रयोग कितने हो सकते हैं, ये सब हम करते चले आते हैं। इस तरह से मान लीजिए कोई अर्थ है, आप आज डिक्शनरी उठाते हैं तो उसके 10-20 अर्थ मिल सकते हैं। तो इस तरह से हम भाषा के ऊपरी से जो अंदर के स्वरूप हैं उन तक चले जाते हैं। तो यह हमारा स्थूल से सूक्ष्म की ओर चले जाना है। और जैसे हम संस्कृत मानते हैं, भारतीय भाषाओं की जननी के रूप में स्वीकार करते हैं। कई भाषाएं हैं, संस्कृत है, अवेस्था है, गाथिक है ना। ये भाषा परिवार की जब बात चलती है तो उसमें आता है। तो ये मान लेना चाहिए, ऐसा होता है। जिस प्रकार से हम कठिन से सरल हुए, ठीक उसी प्रकार से भाषा संयोग अवस्था से वियोग अवस्था की ओर जाती है। शब्द जो हैं बड़े थे और फिर छोटे होते चले जाते हैं। यह भाषा का गुण है और यह मानवीय प्रकृति है कि जो काम बहुत कठिन हो, अगर वह कम समय में उस ही तरह के संदर्भों से जुड़ जाए तो बहुत अच्छा है। मझधार का मध्यधार का मझधार, सांप आदि, ये सब मुख, सुख, भौगोलिक और हमारा जो कम प्रयास है, प्रयत्न लाघव जिसे कहा गया है, उन चीज़ों को देखते हुए ये सब कार्य होते हैं। फिर इन सब चीज़ों के साथ हमें ये भी मान लेना चाहिए कि भाषा को हम किसी सीमा में नहीं बांध सकते। आज हम कहें कि जो स्वरूप बना है यह हमेशा अनंत काल के लिए निश्चित हो जाए, तो यह संभव नहीं है। क्योंकि अनंत काल तक जाते जाते उस समाज की आवश्यकताएं बदलेंगी, प्रयोग बदलेंगे, संदर्भ बदलेंगे, और उनके बदलने के साथ साथ भाषाई प्रयोग निश्चित रूप से बदलेगा। अगर नहीं बदलेगा तो भाषा क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी, है ना। उसमें एक ठहराव आ जाएगा। और यदि भाषा में ठहराव आया तो वह उस काल के व्यक्तियों की भाषा थी, उस काल के व्यक्तियों तक सीमित रह जाएगी, और इस तरह से भाषा का प्रयोग समाप्त हो जाएगा। आप मानिए कि संस्कृत का प्रयोग जो सर्वव्यापक था वह आज नहीं है। क्यों नहीं? कारण है कि उसके जो प्रयोग थे वह व्याकरण उसमें सीमित कर दी गई, मान लिया गया, उसका मानकीकरण हो गया। मानकीकरण कि इस रूप को अब हम बिल्कुल नहीं बदलेंगे और इसी रूप में स्वीकार करेंगे, इसके अतिरिक्त कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। मतलब हमारी ये मानसिकता बनी कि जो है अब इसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। तो जब हम इस तरह का बंधन या स्थिरीकरण कर देंगे तो भाषा जो है वो ठहराव पर आ जाएगी। ठहराव से आने से समाज से उसका जो प्रयोग है, अनुप्रयोग जो है, वो घट जाएंगे। संस्कृत के साथ ऐसा ही हुआ। और विश्व की जो भाषाएं हैं, हिंदी के साथ और अंग्रेजी के साथ सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इन दोनों भाषाओं ने अपने आप को स्थिर नहीं होने दिया है, परिवर्तनशील रखा है। परिवर्तन, हाँ। तो जैसे जैसे संदर्भ जुड़ते चले गए उनको इन्होंने आत्मसात करने का प्रयास किया, और आत्मसात जैसे जैसे होते चले गए भाषा का स्वरूप बढ़ता चला गया, उसका महत्व भी बढ़ता चला गया। और ऐसा प्रयास भाषा विज्ञान की दृष्टि से तो मैं मानता हूँ कि यह एक सद प्रयास है कि भाषा को विकास की ओर जाना चाहिए, परिवर्तन की ओर जाना चाहिए, ठहराव की ओर नहीं जाना चाहिए।
आधुनिक भाषा का ये सबसे अच्छा गुण है कि वो हाँ। ज़्यादा से ज़्यादा कितने शब्दों को आत्मसात कर कर लेती सकती है कर सकती और वो भाषा उतनी ही ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रह सकती है। हाँ। जी तो और एक मुद्दा और भी इसमें अभी मैं हाँ। आपसे चाहूँगा कि स्पष्ट करूँ। जी उसके घटकों की बात आती है। भाषा विभिन्न घटकों से मिलकर के बनती है। जो हमारे छात्र हैं, यह हिंदी के साथ नहीं है। आप मानिए ये ऐसा हिंदी के साथ है, लेकिन सभी भाषाओं के साथ भी है। गुजराती में भी ऐसा ही होता है, अंग्रेजी में भी ऐसा ही होता है। आप उसको उनसे जोड़ कर चलें। एक स्वन, एक ध्वनि होती है। ध्वनि, मान लीजिए कि हम कोई आवाज़ करते हैं तो वह ध्वन्यते अनेनिति ध्वनि, जो आवाज़ करे, ध्वनित हो जाए, उससे अलग कोई ध्वनि नहीं है। तो यही ध्वनि जब सार्थक ध्वनि के रूप में हमारे सामने आए तो उसको हम जो है ध्वनि विज्ञान, फिर उसको स्वन विज्ञान के अध्याय के रूप में देखते हैं। तो स्वन जो है एक सार्थक भाषिक ध्वनि संकेत है और उस ध्वनि संकेत को हम भाषाई रूपों में विभिन्न लिपि चिन्हों के माध्यम से उसे स्वीकार करते हैं। जैसे आ है, ए है, अंग्रेजी हिंदी की बात है तो एक ए है और एक अ है, तो ये दोनों स्वर हैं। इस तरह से मैं थोड़ा सा उसमें आप तक, मतलब छात्रों तक वो बात पहुँचे। जी जी। तो जब हम गुण के आधार पर ध्वनि को देखते हैं, स्वन को देखते हैं, तो वह जो है सामान्यीकृत स्वरूप है। जैसे ए है तो वो स्वर है, स्वर के ये गुण हैं, ये सारी चीज़ें हैं। जब तक हम केवल स्वरों के गुणों की बात कर रहे हैं जी। तब तक तो वो क्या है, स्वन है। लेकिन जैसे हम ये कहें कि ए या आ या गुजराती का आ, जी जैसे ही हम गुजराती, हिंदी, संस्कृत, तमिल या कोई भी शब्द उसके साथ जोड़ देंगे तो वह स्वनिम हो जाएगा, भाषा का हो जाएगा, भाषा विशेष का। और जब तक वह प्रयोग नहीं होता है तब तक वह स्वनिम है। लेकिन क्योंकि आ जैसे अंतर है ना, तो अंतर में आ है। जब हम आ को अंतर में प्रयोग करते हैं तब हम ध्वनि का नहीं, प्रयोग के धरातल पर आ गए हैं। तो यही जो स्वनिम है यह संस्वन बन जाता है। यानी कि फोन जो है स्वन, फिर स्वनिम फोनीम हो गया और फिर संस्वन एलोफोन हो गया, जो अंग्रेजी की बात आती है। तो इनके एलोफोन या संस्वन कहने का अभिप्राय इतना है कि अब जो गुण था अ में, अंतर में वह अ जैसा नहीं है, क्योंकि न के साथ उसका संयोग होने से कुछ गुण, कुछ योग न से भी जुड़ गया है। अतः अलग, अंतर और अलग दोनों के आ एक जैसे नहीं, दोनों आ हैं लेकिन दोनों अलग हैं। दोनों के साथ जो संयोग हुआ है, एक में न का संयोग हुआ है और एक में मात्रा, हाँ दूसरे का, तो ये अलग हो गया। तो जब हम भाषा विज्ञान में एमए में किसी चीज़ में पढ़ते हैं कि क्या है, अ ही है, एक जगह स्वन है, एक जगह संस्वन है, एक जगह आपने स्वनिम उसको कह दिया है। तो स्वन माने केवल भाषा सामान्य का, यानी कि गुण के आधार पर उसका वर्णन। और जब स्वनिम यानी कि वह हिंदी या अंग्रेजी या गुजराती, और जब संस्वन कहें तो मतलब ये कि उस भाषा के साथ अन्य जो रूपिम है, मतलब जो स्वनिम है, उनके साथ उसका प्रयोग, दूसरी ध्वनियों के साथ उसके प्रयोग को हम जब लेते हैं तो वह संस्वन के अंतर्गत आता है। और स्वन स्वन मिल करके, यानी कि दो ध्वनियाँ मिल करके अक्षर बनाती हैं, जैसे ज और आ, जा। अक्षर जिसका एक श्वासाघात में उच्चारण संभव हो, वन चेस्ट पल, है ना, एक श्वासाघात में हमने उसे कह दिया तो वह हमारा अक्षर हो गया। अक्षर भी अर्थ रखता है, अक्षर भी पद हो सकता है ना। इधर आ, इधर एक है,
और आ एक है ना। तो इधर भी पद है और आ भी पद है, लेकिन आप मानिए कि दो अक्षर जोड़कर के भी एक जो है पद या रूप बनता है, जिसे हम रूप या रूपिम कहते हैं। आजा यानी कि आजा आ जाने के लिए, माँ और ता है ना, दो हैं, माता हो गया। अब रूप जो है वह शब्द बनता है। पहले इकाई स्वन है, फिर अक्षर है, उसके बाद रूप, उसके बाद वह शब्द का आकार लेती है। शब्द को कहा जाता है कि वह क्या है, एक कोशीय इकाई है, उसका कोशीय अर्थ होता है। यानी कि राम है तो उसके कितने अर्थ, कोशीय अर्थ होते हैं। व्याकरणिक अर्थ कोशीय अर्थ से अलग होता है। राम जाता है तो वहाँ राम दशरथ के पुत्र नहीं है। कोश में आपको पुत्र दशरथ के दिखेंगे, लेकिन व्याकरण के प्रयोग पर जब हम जाएंगे कि राम जाता है तो राम क्या है, संज्ञा है और संज्ञा पदबंध है। जाता है एक क्रियापद बंध है, तो एक संज्ञा पदबंध और एक क्रियापद बंध। वहाँ दशरथ के पुत्र होने से व्याकरण की दृष्टि से कोई लेना देना नहीं रहता है। शब्द का जब पदबंध, अर्थात जब हम किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग कर लें, पद माने होता है चलना, वह वाक्य में चला गया तो आपका क्या हुआ, पद बन गया। फिर आता है पदबंध, यानी कि सुंदर राम, दशरथ पुत्र राम, यह जो है पदबंध है। पदबंध की विशेषता है कि उसमें एक पद भी हो सकता है और पदों का गुच्छ भी हो सकता है। जैसे राम गया, तो यहाँ पर राम क्या है, एक पद है और एक गया पद है, एक संज्ञा पद है और एक क्रियापद हो गया। ठीक है। अब जब हम बात करते हैं कि 10वीं में पढ़ने वाला राम गया या जो बड़े वाला राम गया, तो बड़े वाला राम, तो यह भी एक संज्ञा पदबंध है और गया भी एक पदबंध है। स्कूल गया है ना, तो स्कूल फिर से संज्ञा है ना। तो इस तरह से पद जो है वह अकेला भी आ सकता है और गुच्छ के साथ भी आ सकता है। पद और पद मिलकर के हमारे वाक्य का निर्माण करते हैं। लेकिन इससे पहले एक जो स्तर है वो आता है उपवाक्य का। वाक्य जो है अपने आप में वाक्य भी हो सकता है और दो उपवाक्यों का योग भी हो सकता है। राम बैठा है लेकिन पढ़ नहीं रहा, पढ़ना अलग है। राम बैठा है और श्याम खड़ा है, तो एक हमने बताया कि एक बैठा है और एक खड़ा है। एक उपवाक्य पहला और एक उपवाक्य दूसरा है ना। राम बैठकर पढ़ रहा है। तो इस तरह से दो उपवाक्य वाली संरचना आती है, तो एक वाक्य बनाते हैं। वाक्य और वाक्य मिलकर के एक प्रोक्ति का, राम बैठा है पढ़ रहा है इसलिए कि परसों उसकी परीक्षा है और परीक्षा से 4 घंटे पूर्व तक वह अपनी तैयारी कर लेना चाहता है, जिससे कि उसके अंक अच्छे आए। तो पढ़ने का मतलब क्या है, अंक अच्छे लाना है। अथवा ये कहें कि माता जी आपने कहा था कि पिताजी के आने पर आपको खेलने की छूट दी जाएगी, पिताजी तो आ गए हैं, इतना कह करके हमने सेंटेंस बंद कर दिया। तो यह प्रोक्ति में भी आता है और प्रोक्ति के साथ साथ एक प्रैग्मेटिक्स, प्रकरणार्थ विज्ञान, मतलब प्रकरण क्या है, बच्चा ये जितने सेंटेंस कहे गए वो उन्हें नहीं कहना चाहता है। वो कहना चाहता है कि अब तो खेलने के लिए जाने दो, अब तो मैं खेलना चाहता हूँ, जो तुमने वादा किया था वो तो देखिए पूरा हो गया। वो जो कथन कहा गया किसके लिए, मतलब कई वाक्यों का निर्माण हुआ और वाक्यों का निर्माण इसलिए हुआ कि हमें एक चीज़ जो थी वो स्पष्ट करनी थी, वो पहुंचानी थी आप तक। तो वहाँ पर आकर के एक प्रोक्ति जो है काम करती है। प्रोक्ति मतलब बहुत सारे कथन मिल करके एक भाषा का निर्माण करते हैं। हम फिर से भाषा पर आते हैं। तो भाषा क्या है, संप्रेषण का एक संपूर्ण साधन है। मान लीजिए एक कहानी है, उसमें एक स्टेंजा है, दूसरा स्टेंजा है ना। तो ये सारे मिलकर के एक कथन की पूर्णता को व्यक्त करते हैं। और भाषा वह वस्तु है
जिसके माध्यम से जो मेरा विचार है, जो मैं हूँ, जो मैं कहना चाहता हूँ, वह बात कह दी जाए। और यह अपने आप में क्या है, एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है। मैं किसी चीज़ को यूँ कहूँ कि चलिए साहब आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, ये मेरा आपके प्रति भाव है और ये मेरे कहने का एक दर्शन भी है। यूँ भी कहा जा सकता था कि मिले, चलो बढ़िया है, लेकिन चलो बढ़िया है और मुझे मिलकर आपसे अच्छा लगा, इन दोनों के जो सेंस हैं, जो संदर्भार्थ हैं, वो अलग हो सकते हैं और ये एक फिलॉसफी हो सकती है, ये एक दर्शन हो सकता है। मुझे अपने को आप तक स्पष्ट करने का, मैं आपके साथ जो आत्मीयता है, इंटीमेंसी है, वो ज़्यादा रखता हूँ या कम रखता हूँ, आपने कैसे पहचाना, मैं क्या हूँ अंदर तक, वो एक सेंटेंस आप समझ गए। तो यह जो समझने की बात है, ये भाषा, और भाषा उसका एक दर्शन जो होता है वह भाषा के साथ सामने आता है। तो मुख्य रूप से हम मानते हैं कि भाषा दर्शन तक चली जाती है। तो डॉक्टर साहब आप और कोई बड़ी अच्छी तरह से आपने इस बात को कहा है। इसमें मैं सार्थक यादृच्छिक ध्वनि समूह की जब बात आप कर रहे थे तो मैं उसी पर ये एक विचार कर रहा था कि गुजरात में हम लोग रहते हैं, तो जैसे ताव शब्द कहते हैं, तो ताव का माना हुआ अर्थ गुजरात और ख़ास करके गुजराती भाषा में रोग, जब हमारे शारीरिक परिवर्तन आता है, कुछ हम अस्वस्थ होते हैं और शरीर गर्म होता है, तो उसको ताव, बुखार को कहते हैं। और वही जब हिंदी में ताव आना जब होता है तो हम आक्रोश, आवेश में आ जाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा, मतलब आपने इसकी व्याख्या की कि यादृच्छिक जो है वो स्थान विशेष या समाज विशेष के अनुसार जो भाषा के रूप में प्रयुक्त होता है, वह समाज विशेष के द्वारा मान्य होता है। कई बार क्या होता है कि एक हिंदी भाषी विद्यार्थी है, वो संस्कृत कहता है, और गुजरात से संबंधित लोग हैं वो संस्कृत कहते हैं। तो जैसे ऋषि जो री है उसका उच्चारण, उस ध्वनि का उच्चारण यहाँ पर रू, और हिंदी प्रदेशों में री जैसा होता है। तो एक दूसरे के ऊपर जो लोग अनभिज्ञ हैं और जो ये नहीं जानते हैं तो कहते हैं कि तुम गलत बोल रहे हो, दूसरा कहता है तुम गलत बोल रहे हो। अगर वे भाषा विज्ञान से अवगत हैं, उसे जानते हैं, थोड़ी उसमें पैठ है, तो इस चीज़ को समझ जाएंगे कि ये मानी हुई बात है, जिस चीज़ को माना गया है उसे ही स्वीकार करना पड़ेगा और वही सही है। इसको आपने बड़े अच्छी तरह से अन्य उदाहरणों के द्वारा बड़ा ही स्पष्ट किया। यानी यह भाषा का प्रयोग एक समाज विशेष के लिए है और उसका विस्तार हो सकता है, यह यादृच्छिक है। इस संदर्भ में एक बात मैं हाँ जी कि जो उच्चारण होता है, रीरी जो है, प्रादेशिक औच्चारणिक रूप से उसका जो उच्चारण प्रक्रिया है वो कठिन है। भाषा जो है कठिन से सरल की ओर जाती है। अपने आप में यह एक स्पर्श संघर्षी, मतलब बहुत संघर्ष के बाद इसका उच्चारण किया जाता है, और वह संभव न होने से सुविधाजनक रूप में गुजराती रू के रूप में करता है और हिंदी भाषी री के रूप में कर लेता है। वास्तव में इस तरह ये जो संघर्ष है ये होना चाहिए, है ना। तो वैसा हम कर नहीं पाते हैं, या तो रू कर लेते हैं या री कर लेते हैं। यही कारण है कि हिंदी भाषा में जो री ध्वनि है उसका लिखित रूप मिलता है, उच्चरित रूप समाप्त हो गया, और यह समाज की आवश्यकता और भौगोलिक संदर्भ है कि मैं इसमें थोड़ा सा और इसी चीज़ों को जोड़ूं कि ये तो री और रू की बात है, और इसी तरह हम
अगर अवध प्रांत में जाते हैं या ब्रज प्रांत में जाते हैं या मान लीजिए राजस्थानी हिंदी की बात करते हैं, राजस्थान में जिस प्रकार से लोग उच्चारण करते हैं वो अणा का प्रयोग करते हैं, या हम तुरंत पहचान लेते हैं कि भी ये राजस्थान प्रांत से है, तो ये अवध प्रांत का है या ये ब्रज प्रांत का है। तो ये जो उच्चारणगत भिन्नता आती है ये भी उसी भौगोलिक परिस्थिति के कारण होती है। तो इस पर और कुछ आप, ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि हम लोग भी जो हैं शाह जो है हम जानते हैं कि 3 प्रकार के शाह होते हैं, लेकिन अवधि वाला जब उच्चारण करता है तो बस वो एक ही शाह बोलता है, भाषा है तो भाषा है, भाषा है तो भाषा है। तो ये इस चीज़ पर आप थोड़ा सा हमारे विद्यार्थियों को भौगोलिकता की दृष्टि से मैं बताऊं जी कि जो बहुत ही ठंडे क्षेत्र हैं वहाँ ध्वनियों का उच्चारण जो है वो फ्रिकेटिव यानी कि संघर्षी हो जाता है, और जो गर्म क्षेत्र है वहाँ के उच्चारण जो हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। मतलब हम जो है जैसे फादर कहते हैं, फा 2 होठों का है ना संपर्क, लेकिन यही फा जो है अंग्रेजी में फा है ना, तो वहाँ फादर इस तरह से प्रयोग किया जाता है। तो यह एक भौगोलिक गुण है, क्योंकि ठंडे प्रदेशों में मुख सुख जो है वह कम खुलने में है और गर्म प्रदेशों में मुख सुख जो है वह अधिक खुलने तक रहता है। तो यहाँ वो स्टॉप होता है और वहाँ वो फ्रीकेटिव हो जाता है। बहुत ही जो है आपने ये भाषा, हम लोग तो बस विद्यार्थी थे जब, ये ऐसी चीज़ है भाषा विज्ञान और व्याकरण की बस परीक्षा के समय ही पढ़ा जाता है, बाकी तो फिर और इतना नीरस हो जाता। लेकिन इस नीरस विषय को भी आपने इतनी सजीवता और इतनी सहजता से और उदाहरणों के माध्यम से जिस प्रकार से रोचक बनाकर प्रस्तुत किया है वो अद्भुत है। हमारे विद्यार्थी ज़रूर इससे लाभान्वित हुए होंगे। और मैं संक्षेप में थोड़ा सा वो महत्व वाला जो मुद्दा है उस पर, आप भाषा के महत्व पर 2-4 कुछ चीज़ें आप बताएं। भाषा का जो महत्व इसमें है कि इससे सामाजिक संप्रेषणीयता पूर्ण होती है। पहली चीज़ उत्पादन क्षमता, यानी कि हम कुछ चाहते हैं अलग करना तो वह भाषा करवा सकती है, हम ऐसा करना चाहते हैं। दूसरे, यदि हम कुछ अलग दिखना चाहते हैं तो वह भी भाषा दिखा सकती है। दूसरे, किसी भी चीज़ को सुरक्षित रखने के लिए भाषा के 2 रूप हैं, एक उच्चरित है, एक लिखित रूप है। तो लिखित रूप हमें किसी भी काल की विशेषताओं, उनके जो संदर्भ उनसे साथ जोड़ देता है और जो उनसे मिलने वाले लाभ हैं वो सुरक्षित रह जाते हैं। तो भाषा जो है, दूसरे लिखित रूप में मैं आपके साथ संपर्क नहीं कर सकता। अभी तो मोबाइल का है तो मैं आपको SMS कर देता हूँ तो एक भाषा है, और पत्राचार करता हूँ तो वो एक भाषा है। विज्ञान आपके साथ कुछ लाता है तो वो एक भाषा में लेके आता है। ये मतलब उसका महत्व है। दूसरे, कुछ भी गतिशीलता लाने के लिए समाज में एकमात्र विकल्प भाषा है। आप राजनीतिक हों, आर्थिक हों, धार्मिक हों, कोई भी क्रियाकलाप अगर आप करना चाहते हैं तो भाषा के अभाव में आपका वह क्रियाकलाप कदापि पूर्ण नहीं हो सकता। आपके सामाजिक संस्कार बगैर भाषा के नहीं हो सकते। आप कहीं आना जाना, खाना पीना, रहना सहना, सोना उठना बैठना यदि किसी को बताकर किसी के दूसरे के साथ संपर्क के माध्यम से करना चाहते हैं तो वह भाषा ही आपसे कराएगी। आप जब तक गिलास में पानी नहीं मांगेंगे आपको पानी नहीं मिलेगा। जब तक आप स्विच ऑन करने के लिए नहीं कहेंगे स्विच अपने आप से ऑन नहीं हो जाएगा, या कोई दूसरा ऑन नहीं कर सकता है। आपको कोई चीज़ चाहिए तो वह भाषा आपको दिलाएगी। इस प्रकार से मनुष्य के जीवन का एक बहुत बड़ा जीवन आधार, या कहें कि एकमात्र ऐसा आधार जिसके आधार पर व्यक्ति अपना संपूर्ण कार्यकलाप संपन्न करता है, वो भाषा है। हाँ साहब, देश की आज़ादी में भी एक सूत्रता में बांधने का काम जो है इस भाषा ने ही किया। और आज वैज्ञानिक युग में हम देश विदेश से एक साथ एक सूत्र में बंध रहे हैं, उसमें भी भाषा का ही योगदान है। इसलिए भाषा का विकास मानवता का विकास है, हमारा अपना विकास है। और अगर हम अपना विकास चाहते हैं तो इस भाषा का विकास सतत होना चाहिए। इससे मानवता विकसित होगी और इससे हम सही प्रयोग
कर पाएंगे विज्ञान का, तकनीकी का, लोकोपयोगी, मानवोपयोगी। इस प्रयोग के लिए भाषा जरूरी ही नहीं, अनिवार्य रूप से यह है और इसका प्रयोग होते रहना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हाँ। तो आज आपने देखा, आपने सुना भाषा, उसका क्या अर्थ है, कैसे भाषा जो है वो एक सामाजिक वस्तु है। व्यक्ति भाषा के माध्यम से ही अपने विचारों का, अपने भावों का आदान प्रदान करता है। और डॉक्टर सुनील जी ने जो बताया कि भाषा ही वह वस्तु है जो समाज की नहीं, पूरी दुनिया की व्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। तो उसके लक्षण क्या हैं, उसके स्वरूप क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपने बहुत ही विस्तार से दिखाई। मैं पुनः संधान की ओर से और हिंदी कोऑर्डिनेटर की तरफ से, हिंदी विषय की तरफ से आप दोनों महानुभावों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप यहाँ पर आए और भाषा से संबंधित इतनी रोचक शैली में आपने हमारे विद्यार्थियों को जानकारी दी। धन्यवाद। धन्यवाद जी। हाँ। Sandhan. All Gujarat Integrated Classroom. સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન.